नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी संगम, मैं हूं अजीत। मोदी सरकार को आज 1 महीने पूरे हो गए हैं। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के साथ ही जहां देश की आम जनता अच्छे दिनों की उम्मीदों में जी रही है, उसके बाद से वहीं पिछले 30 दिनों में महंगाई एक के बाद एक झटके दे रही है। हाल में चीनी, केरोसिन, एलपीजी के बढ़े दामों से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं सरकार विपक्ष के निशाने पर है। वहीं कल छपरा में राजधानी एक्सप्रेस हादसे के बाद विरोधियों ने केंद्र सरकार पर फिर हमला बोला है और उसे नाकाम बताया है। ऐसे में आने वाले दिन मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आज मोदी सरकार को 1 महीना पूरा हो गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गैस प्राइसिंग पर फैसला 3 महीने के लिए टाल दिया, यानी $4.2 प्रति यूनिट का भाव अगले 3 महीने तक रहेगा। सीसीईए की बैठक में इस पर फैसला हुआ। अब सवाल यह है कि क्या महंगाई पर मचे हंगामे के डर से इससे डर गई है सरकार? आखिर 3 महीने की मोहलत का मतलब क्या है? जिस देश को सस्ती बिजली चाहिए, जिस देश को सस्ता खाद चाहिए, उस देश में गैस को लेकर बवाल मचा हुआ है। आखिर देश की गैस को लेकर क्यों पैदा हुआ है विवाद? यूपीए सरकार ने जाने से पहले रंगराजन कमेटी के नए गैस प्राइसिंग के तहत गैस के दाम $8.4 प्रति यूनिट तय किए थे, जो कि 1 अप्रैल से लागू होने थे। लेकिन चुनाव के चलते इस पर फैसला नहीं हो पाया। मामला फंसा तो रिलायंस ने सरकार को आर्बिट्रेशन का नोटिस दे दिया। अब मोदी सरकार को फैसला करना है कि वो रंगराजन कमेटी के फैसले को माने या फिर नई गैस प्राइसिंग तैयार करे। इसी उलझन के चलते सरकार ने इस फैसले को 3 महीने के लिए टाल दिया है। अच्छा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स 3 महीने के लिए इस मामले को स्थगित करने का निर्णय किया है। लेकिन इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं कि घरेलू नेचुरल गैस के लिए विदेशी गैस प्राइसिंग फार्मूले के आधार पर कीमतें क्यों तय की जाएं? आरआईएल को केजी बेसिन गैस ब्लॉक 2000 में आवंटित किए गए थे। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रिलायंस को पहले अपनी लागत वसूलनी थी और उसके बाद सरकार को मुनाफे में हिस्सा देना था। आरआईएल ने 2004 में $2.34 के भाव पर एनटीपीसी को गैस देने का करार किया था, लेकिन 2007 में ईजीओएम ने $4.2 प्रति यूनिट का भाव तय कर दिया। आरआईएल को 2009 में गैस का उत्पादन 80 यूनिट और उसके बाद 120 यूनिट तक ले जाना था, लेकिन अब ये करीब 13 यूनिट रह गया है। गैस की इस पूरी कहानी में अब देखना होगा कि मोदी सरकार क्या करेगी। इस पर सभी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी D6 का परफॉर्मेंस ऑडिट का आदेश दिया था। हाल ही में सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट के कुछ हिस्से मीडिया में आए थे। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में आरआईएल पर गैस रिजर्व को ओवर एस्टिमेट करने का आरोप लगा है। साथ ही 2006 में सरकार पर जल्दबाजी में केजी D6 में पूंजीगत खर्च में 4 गुना बढ़ाकर $840 करोड़ बढ़ाने की मंजूरी देने का आरोप लगाया है, जिसकी लागत गैस बिक्री से वसूली जानी है। साथ ही आरआईएल पर ज्यादातर खरीदारी की लागत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का भी आरोप है। आरआईएल प्रोडक्शन पर अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाई और कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत फील्ड नहीं छोड़ी। और उधर रिलायंस इंडस्ट्रीज का यह कहना है कि सीएजी ने प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपना ऑडिट पूरा नहीं किया है। सीएजी ने तय प्रक्रिया के तहत अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां की हैं और हमारा जवाब मांगा है। इसके आधार पर कोई नतीजा निकालना गलत है और इसे राजनीति से प्रेरित कहा जा सकता है। रिलायंस पीएससी की सारी शर्तें पूरी कर रहा है और सीएजी की टिप्पणियों पर जवाब दे रहा है। ये ड्राफ्ट रिपोर्ट सिर्फ शुरुआती ऑब्जर्वेशन है। अंतिम ऑडिट रिपोर्ट आने पर हम कॉन्ट्रैक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, ये कहना है आरआईएल का। तो गैस पर राजनीति तेज है और यही वजह है कि सरकार को अपने कदम भी पीछे खींचने पड़े हैं। गैस पर क्या हो रही है राजनीति, आइए देखते हैं। कि पहले भी जो था, ये एक्सपर्ट्स का काम है। हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा कम ज्ञान हो सकता है, इसलिए मेरी ऐसी समझ है कि ये भी सब एक्सपर्ट से बात करके अपना सही फैसला करेंगे कि सरकार एक सही दिशा में काम कर रही है
और एकाएक बहुत बिगड़ी हुई स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है और उसमें कामयाबी अवश्य हासिल होगी। गैस प्राइसेस बहुत ही कम इंडिया में है। $4 प्राइस कोई प्राइस नहीं है। $17 इंटरनेशनल प्राइस है, फिर भी $6 पे अभी समझो हो भी गया, अभी तक तो हुआ नहीं है। अगर थोड़े से बढ़ भी गया है तो इंडस्ट्री उसको एब्सॉर्ब कर लेगी। वो प्याज हो या फिर चीनी या हो रेल भाड़ा, महंगाई हर तरफ से अटैक कर रही है और अब तो खराब मानसून ने स्थिति को और मुश्किल कर दिया है, क्योंकि इसका सीधा असर खाने पीने के सामान पर पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर महंगाई का अटैक आम आदमी की जेब पर हुआ है। पहले रेल का किराया 14% से ज्यादा बढ़ाया गया, फिर चीनी के दामों में ₹2 प्रति किलो का उछाल आया, प्याज भी महंगी हो गई और अब मानसून में भारी गिरावट दूसरी जरूरी चीजों की कीमत में भी इजाफा करने को तैयार है। देश में मानसून में 37-38% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मानसून में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। बारिश के रूप में देखते हैं तो बारिश में लगभग 37-38% की डेफिशिएंसी है ऑल इंडिया। रीजन वाइज देखते हैं तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अच्छी बारिश हुई है। नीचे साउथ डाउन साउथ केरला, सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, वहां अच्छी बारिश हुई है। वेस्ट कोस्ट में अच्छी बारिश हुई है। जो आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, खासकर तेलंगाना का इलाका है, मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र के इलाके हैं, यहां थोड़ी बारिश में कमी है। ओवरऑल देखें तो अभी तक का जो मानसून है उसमें बारिश में कमी है, बिलो नॉर्मल है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में डेफिशिएंसी अलग अलग है। मानसून में कमी है, लिहाजा खरीफ की फसलों की बुआई सुस्त पड़ गई है। दाल और धान के खेत सूखे पड़े हैं तो सब्जियों के दामों ने अभी से कमर तोड़ दी है। सब्जी मंडियों में इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। टमाटर पहले ₹14 किलो था, जो अब होलसेल में ₹20 किलो बेचा जा रहा है। प्याज पहले ₹20 प्रति किलो था, जो ₹24 प्रति किलो तक पहुंच गया है। आलू की कीमत 20 से अब ₹24 तक पहुंच गई है। शिमला मिर्च पहले ₹30 किलो के भाव से मंडी में बिक रही थी, जो अब ₹40 हो गई है। बैंगन के दाम भी 20 से ₹30, पालक के 6 से 12, फूलगोभी के दाम पहले ₹60 प्रति किलो थे, अब ₹80 किलो हो गए हैं। हमारे जो फार्मर्स है उन्होंने ऑलरेडी उन लोगों ने इन्वेस्ट कर चुके हैं, खेती के अंदर जो भी है उन लोग ने बीज सब बो चुके हैं, लेकिन बारिश न गिरने की वजह से उनका इतना नुकसान हुआ है कि उन्हें फिर से जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो उनको फिर से पैसा उभारने के लिए जो चाहिए कनेक्टिविटी, बैंक से लोन लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता है, उसका सारा भार उनके ऊपर आ जाता है। और इतना होने के बाद फिर आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी परेशान है तो वहीं किसानों को भी इससे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, बल्कि उनकी लागत बढ़ गई है। कमजोर मानसून की वजह से एफएमसीजी क्षेत्र पर भी दोहरी मार पड़ने के आसार हैं। अगर मानसून में सुधार नहीं आया तो एफएमसीजी सेक्टर्स पर लागत बढ़ने का दबाव रहेगा। रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने से लागत में इजाफा होगा और आखिरकार बोझ ग्राहकों को ही उठाना पड़ेगा। मानसून में कमी की वजह से महंगाई पर कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं इससे पहले सोमवार को सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 40% किया और चीनी मिलों को 4,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ब्याज मुक्त ऋण देने की भी घोषणा की, जिसके बाद देश के प्रमुख थोक बाजारों में चीनी के दाम ₹60 प्रति क्विंटल तक बढ़ गए। कुल मिलाकर आम उपभोक्ता के लिए चीनी ₹2 प्रति किलो महंगी हो गई। वहीं मंगलवार आधी रात के बाद ट्रेन का सफर करने वाले यात्रियों पर रेल किराया वृद्धि लागू हो गई। हर वर्ग के लोग रेल से यात्रा करते हैं, ऐसे में रेल पर सवार होकर आई महंगाई ने भी आम आदमी को परेशानी में डाल दिया है। इन सबके बीच महंगाई ने देश की 1 महीने पुरानी सरकार के अभी से ही पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं, जिसे लेकर सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। मसलन प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाई है, सरकारी गोदामों में ज्यादा चावल रिलीज करने का आदेश दिया है, राज्यों से जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। साथ ही केंद्र ने राज्यों से कृषि उत्पादों से बिचौलियों को बाहर करने के कदम भी उठाने को कहा है। कदम कई लिए गए, पर महंगाई के आगे सभी कदम नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। वहीं इराक संकट ने भी महंगाई के और बढ़ने का खतरा पैदा किया हुआ है। इराक में भड़की हिंसा से कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका है, जिसका असर न केवल ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, बल्कि इसके चलते असर मंडी से लेकर किचन तक दिखेगा। यानी हालात लगातार खराब हो रहे हैं। ऊपर से मानसून को लेकर आशंकाओं ने साफ कर दिया है कि सरकार चाहे जितना माथा पीट ले, अच्छे दिन तो फिलहाल आने से रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महंगाई की कड़वी गोली के बीच सरकार ने किसानों के लिए कुछ राहत का ऐलान जरूर किया। सीसीईए की बैठक में धान समेत कई खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। धान की एमएसपी में 50 से 55 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा दलहन की एमएसपी में भी 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही कॉटन का सरकारी खरीद भाव भी 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की भी आज बैठक थी। उसके बाद
जिसका मैं मेंबर हूं और धर्मेंद्र जी उसमें उपस्थित थे। तो 2014-15 के लिए खरीफ जो क्रॉप्स हैं उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्णय किया गया है और जो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन होता है CACP, उसने जितनी अनुशंसा खरीफ क्रॉप के लिए 14-15 के लिए की थी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको पूरा स्वीकार कर लिया। और महंगाई के मुद्दे पर 4 जुलाई को केंद्र ने सभी राज्यों के खाद्य उपभोक्ता मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान करेंगे। मीटिंग में महंगाई, कालाबाजारी और कमजोर मानसून जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। वहीं कांग्रेस महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट से पहले ऑटो सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। ऑटो कंपनियों को मिल रही एक्साइज ड्यूटी में छूट जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने ऑटो कंपनियों के लिए ये छूट 31 दिसंबर तक जारी रखने का ऐलान किया है। इसका मतलब है कि छोटी कारें, बाइक्स और कमर्शियल व्हीकल पर एक्साइज ड्यूटी 12% की जगह 8% रहेगा। एसयूवी पर 24% की एक्साइज ड्यूटी लगेगी। वित्त मंत्री का यह कहना है कि इस कदम से अर्थव्यवस्था में ग्रोथ आएगी और इतना ही नहीं, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कैपिटल गुड्स के लिए भी एक्साइज में कटौती जारी रखने का फैसला किया गया है। आज वित्त मंत्रालय ने यह तय किया है इन सेक्टर्स को देखते हुए कि ये जो कम की गई ड्यूटीज थी, इसका जो लाभ है जो 30 जून को समाप्त होना था, उसको 31 दिसंबर तक इस वर्ष तक आगे बढ़ा दिया जाए। अर्थव्यवस्था को उम्मीद करते हैं कि लाभ होगा और इसलिए जब अर्थव्यवस्था को लाभ होता है तो फिर वो जो टैक्स की जो नुकसान होता है छोटे दायरे में, उसका लंबे दायरे में लाभ भी हो सकता है। बुधवार की सुबह एक और रेल हादसे की खबर के साथ हुई। जिन्होंने हादसे की तस्वीरें देखी उनके लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि राजधानी उस वक्त स्पीड में रही होगी। देश के कुछ खास ट्रेनों में शुमार राजधानी के डिब्बे माचिस के डिब्बियों की तरह खेत में बिखरे हुए थे। अब ये पता करने की कोशिश लगातार की जा रही है कि आखिर ट्रेन का ये हाल कैसे हुआ। 1 महीने के अंदर ये दूसरा रेल हादसा है और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जहां हाई स्पीड ट्रेनें सुरक्षित नहीं है, वहां क्या बुलेट ट्रेन आ पाएगी? ये तस्वीरें बिहार के छपरा में हादसे का शिकार हुई नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस की हैं। रात के अंधेरे में यह हादसा उस वक्त हुआ जब ज्यादातर यात्री सो रहे थे। आसपास के इलाकों में नक्सलियों ने बंद का ऐलान किया था, इसलिए सबसे पहला शक इस बात पर गया कि शायद राजधानी नक्सलियों के गलत इरादों का शिकार हो गई। हालांकि दिन बीतते बीतते ये आशंका गलत साबित होने लगी। ये गाड़ी पटरी से उतरी है और कई डिब्बे प्रभावित हुए हैं, लेकिन इसका कारण क्या है, इसके बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दीबाजी रेलवे को नहीं करनी चाहिए। प्राइमा फेसी हम लोगों को लगता है कि ये उग्रवाद से संबंधित मामला नहीं है। अगर आधा घंटा या 15 मिनट पहले पायलट गाड़ी चलती और बात होती तो हो सकता है कि दुर्घटना नहीं होती। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि जो रेलवे हमारे हैं उनके तरफ से कोई चूक हुई है। अभी दुर्घटना की वजहों पर चर्चा चल ही रही थी, तभी मौके पर पहुंचे जी मीडिया संवाददाता को कुछ ऐसी चीजें नजर आईं जो इशारा कर रही थी कि यह हादसा लापरवाही की वजह से हुआ। वहाँ पे वेल्डिंग का काम चल रहा था और वेल्डिंग के काम से आप देख सकते हैं कि पहला जो क्रैक है वो यहाँ से हुआ है। ये जो क्रैक है आप देख सकते हैं ये फ्रेश क्रैक है। जो चमक है, सोर्स बताते हैं कि चमक है फ्रेश क्रैक का है और यहाँ से ये जो है ये बिल्डिंग यहाँ से अगर सटती है तो ये जो है बिल्डिंग के कारण ये पहला टूट हुआ है। कहा जा रहा है कि बिल्डिंग में ये वेल्डिंग एरर होता है, वेल्डिंग में हादसे होते हैं और कभी हो सकता है कि ये हादसे कारण से हो। छपरा रेलखंड के एक बड़े हिस्से में पटरियों पर काम चल रहा था और अगर ये सचमुच वेल्डिंग एरर की वजह से हादसा हुआ तो रेल महकमे पर सवालिया निशान लगता है। राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन की कैटेगरी में आती है। इस ट्रेन की स्पीड 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है।
रेलवे बोर्ड पिछले कुछ समय से भारत में प्रीमियम ट्रेनों की स्पीड 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा करने की कोशिश में लगा है, लेकिन सवाल यह है क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार है? जिस तरह सुपरफास्ट और वीआईपी मानी जाने वाली ट्रेनें लापरवाही का शिकार होती हैं, क्या बुलेट ट्रेन का सपना साकार हो पाएगा? यहाँ सवाल ये भी है कि देश में वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में कितना वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को जापान और चीन की तरह देश में बुलेट ट्रेन देने का भी वादा किया। डायमंड जुबिली का समय आएगा। क्या समय की मांग नहीं है कि हम अटल जी के उस सोच को और एक नया रंग रूप देकर के बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें, और जब देश 75 साल गोल्डन डायमंड जुबिली मनाता हो, तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा कर दें। भारत बुलेट ट्रेन का सपना देख रहा है, वही बुलेट ट्रेन जिसने जापान और उसके बाद चीन में ट्रांसपोर्ट की दुनिया में क्रांति ला दी। लेकिन दुनिया के लार्जेस्ट रेल नेटवर्क रखने वाले भारत में आज तक बुलेट ट्रेन शुरू नहीं हो पाई। भारत में जिस बुलेट ट्रेन की परिकल्पना की जा रही है, उसकी स्पीड 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके लिए सबसे पहले हाई स्पीड रेल लाइंस की जरूरत होगी। देश में हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाने की बात कई बार की गई, लेकिन अभी तक इस दिशा में काम नहीं शुरू हो पाया है। मोदी साल 2022 तक देश को बुलेट ट्रेन देने का सपना दिखा चुके हैं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा होगा? हालांकि क्या इससे पहले ये जरूरी नहीं कि देश में मौजूदा रेल यातायात को सुरक्षित बनाया जा सके, दुर्घटना होने की संभावना कम से कम की जा सके? अगर रेल विभाग राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों जो ज्यादा से ज्यादा 145 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं, उन्हें सुरक्षा नहीं दे सकता, तो बुलेट ट्रेन की दिशा में कितना आगे बढ़ पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।